हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जो कि वर्ष 2023 में आया हुआ है। और जिस सेट को सॉल्व करेंगे वो पहला सेट है वर्ष 2023 का। और इस सेट का एक पार्ट हमने पहले से ही अपलोड किया है। सेट है 347 CA। इसका एक पार्ट हमने पहले से अपलोड किया है, जिसमें यहाँ पे जो आपको तीसरा सवाल दिख रहा है, यहाँ तक का जवाब हमने पहले से ही पहले पार्ट में अपलोड करके रखा है। आज के इस पार्ट में हम यहाँ पे जो सवाल नंबर 4 है, यहाँ से आगे के कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आए। पहला सवाल है चौथे का, 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है और 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता, या ये भी प्रतिरोध दिया है 500 ओम। तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता निकालनी है और मोलर चालकता निकालनी है, जबकि 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन के लिए चालकता दिया है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, यानी साइमन पर मीटर यहाँ तक दिया है। तो इस सवाल को सबसे पहले आपको दो खंड में बांटना है। पहला यह 0.1 मोल वाले का प्रतिरोध आपको दिया है और 0.1 ओम वाले की चालकता दिया है। तो 0.02 मोल वाले की चालकता निकालनी है और 0.02 वाले का प्रतिरोध दिया है। तो हमें दो प्रतिरोध दिया है, एक चालकता दिया है, दूसरी चालकता हमें निकालनी है और साथ में मोलर चालकता निकालनी है। तो हमने आपके समय को बचाने के लिए पहले से ही इसका सलूशन रेडी कर रखा है। यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। सवाल था 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन वाले सेल का प्रतिरोध 100 ओम, तो हमने उसको R1 कह दिया। और 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता दिया था 1.29 साइमन मीटर पर -1 की पावर। और 0.02 मोल वाले का प्रतिरोध 500 ओम दिया था। अब इसकी चालकता हमें निकालनी थी। तो सूत्र होता है, चालकता को हम कप्पा से लिखते हैं, K के जैसा दिखता है, 1/R × X, जहाँ X है सेल स्थिरांक। तो आप चाहे जितना प्रतिरोध रखेंगे, सेल स्थिरांक बदलेगा नहीं, क्योंकि सेल स्थिरांक जो होता है वो क्रोड की साइज और एरिया लेंथ इन सब पर डिपेंड करता है। तो एक बार सेल स्थिरांक आ गया तो फिर वो बदलता नहीं। तो कप्पा की वैल्यू 1/RX से चाहे तो आप X निकाल लें, या तो ये सूत्र लगा लें, K1/K2 = R2/A1 R1 हो जाएगा। अब आपको K1 पता है, R1 पता है, R2 पता है। सारी वैल्यू रखने से आप K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। K1 का मान रखा R1 और R2, सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे तो आएगा 0.258 साइमन मीटर पर पावर -1। उसके बाद निकालनी थी मोलर चालकता। मोलर चालकता का सूत्र होता है कप्पा/C, जहाँ C का मतलब होता है सांद्रता। लेकिन सवाल में जो सांद्रता है वो है मोल पर लीटर पे या लीटर पर पावर -1 में। लेकिन इस सवाल में जब इस्तेमाल होता है मोलर चालकता में, तो इस C की में जो सांद्रता की यूनिट होती है वो होती है मोल मीटर पर पावर -3। ये मात्रक आपको रखना होता है। यहाँ देखो हमने लिख भी दिया है, मोल मीटर पर पावर -3, ये आपको यूज करना रहता है। तो अब इस सवाल में 0. मोल लीटर इनवर्स को जब आप मीटर क्यूब में बदलेंगे तो आएगा 1000 × 0.02। अब ये हो जाएगा मोल मीटर पर -3। ये सूत्र कैसे बना है यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। 1 घन मीटर में होता है 1000 लीटर, इसलिए 1 मीटर पर -3 की घात हो जाएगा 1/1000 लीटर, जहाँ लीटर नीचे है। तो इसको लिख सकते हैं 1/1000 लीटर इनवर्स, या लीटर इनवर्स का मतलब हो जाएगा 1000 मीटर पर ऋण 3 की घात। तो हम इस लीटर इनवर्स की जगह पर 1000 से अगर गुणा करा दें इसमें, इस सवाल में,
तो आपका ये घन मीटर में बदलेगा, लेकिन ऋण 3 की घात आ जाएगी। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। कप्पा की वैल्यू 0.258 जो कि ऊपर यहाँ पे है, और सी के लिए 0.25 ये मोल लीटर इनवर्स में था, और यहाँ पे हमने इसको बना ये घन मीटर में यानी मीटर पर पावर -3 के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद आप टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0129 साइमन मीटर स्क्वायर मोल पर पावर -1। चाहे तो इसको वैज्ञानिक संकेत में लिखेंगे 1.29 × 10⁻2 साइमन मीटर इनवर्स मोल पर पावर -1। इसको चाहे तो आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ऐसे रहने दो। तो इस हिसाब से आपका ये जो सवाल होता है ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ से एक बार देखें पूरा सवाल, ये है और इसके आगे का पार्ट यहाँ है। उसके बाद आपको दिखाते हैं अगला सवाल। चौथे का दूसरा खंड है जो कि नहीं आपको लगाना है क्योंकि ये विलयन से संबंधित था। और जो तीसरा खंड है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। यहाँ देखो 111 सभी 1-1 नंबर के हैं तो छोटा छोटा ही लिखना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, पेप्टाइड बंध और मोनोसैकेराइड। तो आइए इसका जवाब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली टिप्पणी थी प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना, तो जवाब है उसका किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लीटेड शीट। 1 नंबर का है इसलिए इससे ज़्यादा इसमें फिगर वगैरह नहीं बनाना आपको, जितने अंक का रहेगा उसी हिसाब से मेहनत भी करना है। उसके बाद इसमें था ये देखिए जो 2 है ये ऊपर वाले के सवाल का हमने लिख दिया है जो कि सिलेबस में इस साल नहीं है, तो इसको हम हटा के आगे का दिखाते हैं। पेप्टाइड बंध, इसके बारे में आया था। पेप्टाइड बंध एक रासायनिक बंध है जो कि प्रायः अमीनो एसिड के बीच बनता है। इसमें एक अमीनो एसिड के COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो एसिड के NH2 समूह यानी अमीनो समूह के साथ बंध बनाता है, जिसमें एक H2O यानी एक जल का कण बाहर आता है और CONH बंध का निर्माण होता है। इसी CONH को हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बंध भी कहते हैं। तो ये हो गया पेप्टाइड बंध के बारे में। फिर था मोनोसैकेराइड के बारे में आप लिखो। तो ये सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी मोनोसैकेराइड क्या है, एक सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं होते हैं आसानी से। ये मुख्य रूप से 3 है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है और गैलेक्टोज। तो ये है चौथे के तीसरे खंड का जवाब जो कि 1-1 नंबर का है। एक बार आपको शुरू से पूरा दिखाते हैं। यहाँ पे है प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना और ये है पेप्टाइड बंध और ये है मोनोसैकेराइड। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर अपने नोटबुक में उतारते रहें। अगला सवाल है चौथे का चौथा खंड। निम्नलिखित का कारण बताइए। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, ये 1.5 अंक का है। और एथिल अमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है। दोनों मिला के 3 अंक के हैं। तो यहाँ पे उसका जवाब है पहला खंड जो था कि नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से ये बेंजीन वलय को पुनः अपक्रिया के लिए निष्क्रिय बना देता है, अतः एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ये पहले का हो गया जवाब जो कि 1.5 नंबर का था। उसके बाद अगला था इसमें एथिल अमीन जिसका सूत्र है C2H5NH2 जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, लेकिन एनिलीन जो कि C6H5 उसके अंदर पाया जाता है, ये समूह बड़े आकार का होने के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। इसलिए एथिल अमीन जल में विलय है क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि एनिलीन हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। तो ये एनिलीन जल में विलय नहीं है जबकि एथिल अमीन जल में विलय है। तो ये हुआ इसका जवाब। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट का है जो कि ऊपर है और ये विलय वाली जो कंडीशन की सवाल थी वो यहाँ पे है। उसके बाद अगला सवाल जो है 5वें का पहला,
परासरण और परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल भी, एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान है 61.022 ग्राम मोल पर पावर -1। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। ये 4 नंबर का है टोटल। तो इसका जवाब देखिए। सबसे पहले परासरण का, अर्ध पारगम्य झिल्ली से, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जाने वाले विलायक अणुओं के विसरण को परासरण कहते हैं। उसके बाद है परासरण दाब। परासरण को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा को परासरण दाब कहते हैं। जैसे परासरण हो रहा है, विलायक के अणु इधर से उधर जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उल्टी दिशा में, उसे हम बोलते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद जो न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल है, एक बार फिर से सवाल दिखाते हैं आपको। प्रोटीन है, उसका 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल पर पावर -1। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब, ये सब निकालना था। तो परासरण दाब को हम पाई से लिखते हैं, उसे निकालना है। आयतन दिया 200 घन सेंटीमीटर, उसको लीटर में बनाएंगे तो आएगा 0.200 लीटर। और ताप था इसमें 300 केल्विन, जो कि परम ताप होता है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट इस्तेमाल करना है जिसकी वैल्यू है 0.083 लीटर बार, या आप इसमें वायुमंडल यानी एटीएम भी जोड़ सकते हैं, मोल पर पावर -1 और केल्विन पर पावर -1। और इसमें द्रव्यमान यानी भार दिया था 1.26 ग्राम। सूत्र होता है परासरण दाब पाई का WRT/mv। W/m को हम एन भी कहते हैं, मोलों की संख्या, तो चाहे आप उससे सॉल्व करो या इस हिसाब से सॉल्व कर दो। तो W की वैल्यू हमने रख दी यहाँ से उठा के, R की वैल्यू और T की वैल्यू, फिर यहाँ पे है जो इसकी जो वैल्यू दी हुई थी 61.022, जो कि दिया था प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, वो यहाँ है, ये दिखाते हैं कहाँ पे है, ये वाला मोलर द्रव्यमान हमने यहाँ पे लिखा नहीं, लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सवाल में दी हुई थी, उसके हिसाब से आपको इस सूत्र में रख देना है। ऊपर वाले लोगों का गुणा करेंगे तो आएगा 31.374, नीचे का गुणा होगा तो आएगा 12.2044, भाग करेंगे तो आएगा 2.568 बार, या लिख सकते हैं 2.57। इस 8 से एक पॉइंट बना के इसमें कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.57 बार। ये इसका जवाब हो जाएगा। यहाँ से सवाल है, एक था परासरण, एक था परासरण दाब, और फिर ये था न्यूमेरिकल। अगला सवाल है 5वें का दूसरा खंड, रासायनिक अपक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का है। और राउल्ट के नियम को समझाइए, ये भी 2 नंबर का है। तो यहाँ पे सवाल शुरू होता है। पहला था इसमें रासायनिक अपक्रिया के वेग को समझाना, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दी, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या मात्रा में हुए परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा के रूप में हमने लिखने की कोशिश की है यहाँ पे। अपक्रिया का जो वेग होगा वो होगा -ΔC/ΔT, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा आगे अभिकारक की मात्रा घटती जाएगी और उत्पाद का मात्रा बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया, माइनस का इस्तेमाल किया। और जहाँ ΔC का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन और ΔT का मतलब है समय में परिवर्तन। मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर सेकंड, क्योंकि सांद्रता का मोल पर लीटर और ΔT सेकंड है, तो ये मात्रा बनेगा मोल पर लीटर सेकंड। फिर इसमें था राउल्ट के नियम को समझाओ, तो उसका जवाब यहाँ पे है, किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये नियम है। यदि P1 विलायक का वाष्प दाब और X1 इसका मोल अंश हो और P1 ये नाट लिखा हुआ है, इसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो,
तो राउल्ट के नियमानुसार P1 समानुपाती x1 या P1 बराबर हो जाएगा x1 P1 नॉट, जो कि ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। तो ये है राउल्ट का नियम और ये उसका है राउल्ट के नियम का समीकरण, पांचवें के दूसरे का दूसरा खंड। उसके बाद अगला जो सवाल है पांचवें का तीसरा खंड, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। संक्रमण धातुएं सामान्यतया रंगीन यौगिक बनाती हैं और दूसरा संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय होती हैं। तो उसका जवाब है संक्रमण धातुओं में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उच्च ऊर्जा वाली रिक्त d ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिससे dd संक्रमण होता है और परावर्तित प्रकाश सफ़ेद न होकर रंगीन हो जाता है। इसलिए संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन होते हैं। या यहाँ पे कह सकते हो कि ढेर सारी यहाँ पे संक्रमण अवस्थाएं बनती हैं, ढेर सारी बनती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। या फिर इसमें कह सकते हो कि स्पेक्ट्रम बनता है जिसके कारण ये घटना होती है। और उसके बाद इसमें अगला है कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय क्यों होती हैं। अनुचुंबकीय मतलब मैग्नेटिक होती हैं। तो संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वे प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित होते हैं मतलब बाह्य रूप में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसके समकक्ष एक विद्युत धारा बनती है, जिससे वहाँ पे एक मैग्नेटिक डायपोल का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से वो अनुचुंबकीय होते हैं। तो जितने नंबर का है उसी हिसाब से आपको जवाब देना है। तो ये है पांचवें के तीसरे खंड के दोनों सवालों का जवाब। अगला सवाल है पांचवें का चौथा खंड, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखो। 4 लोग दिए हैं, इनकी IUPAC लिखनी है, एक एक नंबर के सब हैं और ये हर वर्ष आती है IUPAC। पहला था CrCl2En2 और बड़े कोष्ठक से बाहर है Cl। तो इसका IUPAC नाम है डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइअमीन क्रोमियम 3 या 3 क्लोराइड। उसके बाद दूसरा था CS या फिर Cl4, IUPAC नाम है सीजियम टेट्राक्लोरोफेरेट या फेरेट लिख सकते हो 3rd। और तीसरा जो था K3COC2O4 तो इसका IUPAC नाम है पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट 3rd या 3। फिर अगला था COCl3NH3, यहाँ पे भी 3 है नीचे, यानी 3 बार ये NH3 लिया गया है। तो IUPAC नाम है ट्राई अमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट 3 या 3rd। तो ये है पहले पांचवें के चौथे खंड के जो सवाल दिए थे उनकी IUPAC। एक ये उपसंयोजक यौगिक है उसका नाम, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आगे जो सवाल बच रहा है वो सवाल है 6वां और फिर 7वां। 2 सवाल बच रहे हैं, 6वां और 7वां। तो इनका जवाब लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए आप चैनल पर और देखते रहिए अपनी काम की चीज़ें। इन सभी पर हमारा प्लेलिस्ट मौजूद है, पूरा केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।